हमको प्रश्नावली 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज बना लो ऐसे ही, अगर आपको समझ नहीं आती है, पता नहीं चलता है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लो। ये समकोण त्रिभुज कैसी होती है? एक कोण समकोण होता है इसमें और एक भुजा आधार होती है और एक भुजा लंब होती है। अब यहां पर ज्यादा कौन है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार ज्यादा है और लंब जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? आधार से। आधार, ये आधार, इसको आधार ले लो, ये आधार है, इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम ये बी, ये सी कर देते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? एक समकोण त्रिभुज। इसमें आधार क्या है? नहीं है पता। लंब है? नहीं है पता। कर्ण दिया है इसमें, ओनली कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर का। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण आया BC। ये BC जो है आपका कर्ण, ये कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो इसमें सिर्फ एक चीज दी है। क्या दी है? कि आपका जो लंब है समकोण त्रिभुज का, ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक संबंध दिया है। संबंध किसका किसका संबंध दिया है? कि आपका जो आधार है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आपको आधार का पता चल जाता है तो आप लंब को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? उसमें 7 घटा देंगे आधार में। ठीक है ना? ये संबंध दिया है। तो आइए प्रश्न को करते हैं। माना, आपने क्या करना? माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का, त्रिभुज को ऐसे ही लिखते हैं, त्रिभुज का आधार। आधार मानेंगे हम, आधार मान लो x सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? x सेंटीमीटर। अब आधार हमने x मान लिया, ये x सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है। अब लंब कितना होगा? ये AC। तो आधार को नाम ले देते हैं हम AB बराबर x सेंटीमीटर। और अब AC आपका लंब है, AC होगा आपका x में 7 सेंटीमीटर कम कर देने, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये होगा आपका, ये लंब होगा। क्या होगा? इसका नाम लंब दे दो, ठीक है, और इसका नाम आधार दे दो। समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और एक कर्ण होता है, आप सभी जानते हैं। अब देखो, ये आ गया आपका लंब, ये आ गया आपका आधार, कर्ण दिया है। तो कर्ण क्या है? BC। ये दिया है 13 सेंटीमीटर, कर्ण दिया है, इसका नाम कर्ण लिख लिया यहां पर, कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजाएं पता है आपको समकोण त्रिभुज की, तो आपको एक पाइथागोरस प्रमेय का पता है, जो आपने 8वीं में भी पढ़ी है, 9वीं कक्षा में भी पढ़ी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? बता सकता है कोई? बताओ। शाबाश। क्या इसमें क्या होता है? इसमें होता है पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या है? संबंध है। इस संबंध को हमने यहां फिट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगा। आइए करते हैं। आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर। ये लगा देते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ऐसा होता है। आधार का स्क्वायर के स्थान पर लगा दो x का स्क्वायर। x का स्क्वायर आ गया, क्योंकि आधार x सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर यहां शो नहीं करेंगे, हम बाद में शो कर लेंगे। अब लंब है आपका आधार से 7 सेंटीमीटर कम, x माइनस 7 का स्क्वायर, और बराबर है कर्ण है आपका 13 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या होता है। ये x स्क्वायर आ गया और ये
x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7, स्क्वायर का मतलब होता 2 बार गुणा करना, और 13 को 13 से गुणा दिया, 13 गुणा 13 कितना होता है, 13 गुणा 13 169। चलो कर लेंगे बाद में लिख लेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखो क्या आता है, x को x से गुणा दिया बन गया एक्स स्क्वायर, x को x से गुणा दिया एक्स स्क्वायर बन गया, x को दिया माइनस 7 से गुणा तो आ गया माइनस 7x। अब ये x दोनों x और 7 से गुणा कर दिए, अब इस 7 की बारी है, 7 को x से गुणा करो, 7 माइनस का है तो माइनस 7x जमा का है 7x, 7 इंटू एक्स 7x, माइनस 7 गुणा माइनस 7 तो माइनस 7 और माइनस 7 की बारी आई। अब यहां पर गुणा करेंगे 7 सते 49, 7 इंटू 7 49। अब यहां पर माइनस है, यहां माइनस है तो यहां प्लस आ गया, ठीक है, जमा 49 बराबर है 13 गुणा 13 169 आ गए, ठीक है, आ गए। अब देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, बन गए तुम्हारे कितने एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, कितने हो गए 2x स्क्वायर, ठीक है। अब 2x स्क्वायर आ गए, ये 2x स्क्वायर आ गया ना, ठीक है, ये 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 7x और माइनस 7x ये हो गए आपके कितने माइनस 14x, और ये आ गया जमा का 49, और ये 169 जो है राइट साइड में, इसको बाएं पक्ष में ले आना है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 100, ठीक है, 169 बराबर है। अब यहां क्या बचा, शून्य, क्योंकि ये पद जो है बाएं पक्ष में आ गया, ये जमा का था ये माइनस हो गया। अब यहां पर आपके पास समीकरण आता है, ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या समीकरण बन गया जरा दिखाओ, यहां पर लिख ले, देखो समीकरण बना हमारा, लिख लिया आपने ना, ठीक है, लिख लिया। अब ये, अब देखो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर, ये माइनस 14x, ये आपका 49 जमा का है, और 169 169 जो है माइनस का है, एक घट जाएंगी संख्याएं, और माइनस का कितना आएगा बताइए, 120 घटा के देखो, 169 में 49 घटा दिए तो कितने रहे 120, बराबर है क्या आ गया 0, बराबर है 0। और ये क्या बन गया द्विघात समीकरण, क्या बन गया द्विघात समीकरण। कितना, अब आपके पास द्विघात समीकरण बन गया तो आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, इस x का मान ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, गुणनखंड करके। अब आप गुणनखंड करेंगे तो इस 14x माइनस के 14x के 2 पार्ट रखेंगे, और थे भी यहां आपने देखा ना, अभी थे कौन कौन से थे, माइनस 7x और माइनस 7x, तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x, माइनस 7x और माइनस 7x बनते माइनस 14x, बनते हैं ना, 14x को 2 पार्टों में रखा। और देखो एक बात और है, ये तो गुणनफल तो बढ़ेगा ही नहीं इसका 120, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर 7x और 7x नहीं आएंगे। यहां पर एक बात और, अब आइए, ये आपके पास आ गई द्विघात समीकरण, कौन आया, क्या आया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। देखिए अब इसके आगे क्या करना हमने, पहली संख्या ये है 2x स्क्वायर, दूसरी संख्या है आपकी माइनस 120, कितनी है माइनस 120 को 2 से गुणा करो तो कितना बनता है, गुणा 2, 12 दूनी 24, कितना आया माइनस का 240 आया, कितना आया माइनस का 240, ये एक्स स्क्वायर भी है साथ में, तो माइनस 240 एक्स स्क्वायर आ गया। मान लो पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल किया जाता है गुणनखंड करने से पहले। तो बीच वाली संख्या क्या है
-14x। इसके पार्ट होंगे वो दो, तो कौन से पार्ट होंगे जिनका गुणनफल -240x² आए? सोचो जरा, कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं। तो आप यहां पर देखो, अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि 240 के गुणनखंड कर सकते हैं अपनी रफ कॉपी पर। 2 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, ठीक है, 120 आ गया। 2 से 6 दूनी 12, 60 आ गया। 2 से 30 दूनी 60, 2 से 15 दूनी 30। अब एक काम करते हैं, इनको देखते हैं क्या बनता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है, और ये 3 से जाता है 35 15। देखो अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 और 5 दूनी 10। एक मेथड होता है कि 14x के कौन से पार्ट होंगे। तो एक मेथड क्या है, पहले आपने पहले और तीसरे पार्ट को गुणा करके देखना है। तो गुणा करके देखा तो आपको पास आया क्या है, -240। अब 14x के ऐसे दो पार्ट कौन होंगे जिनका गुणनफल -240 होगा। तो आप देखो कैसे करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं 8, और 8 होते 3 होते हैं 24। मैंने 2 नहीं लिया, आगे 24 होता है। अब ये होता है आपका 24 ले लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 ले लिया। बचा कितना अब, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 24 धाए 240, 24 धाए, देखो ना 24 धाए 240 होते हैं। और 24 में 10 घटा दो तो कितने रहते हैं, 14 रहते हैं। 24 में 10 घटा दो तो कितने रहते हैं, 14 रहते हैं। अर्थात माइनस के 14 चाहिए तो माइनस के 24 ले लो, जमा के 10 ले लो। माइनस के 24 ले लो, जमा के 10 ले लो, तो गुणा करेंगे तो -240 ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, और x² भी बनेगा, क्योंकि हम 24 अकेले थोड़ी लेंगे, हम लेंगे, देखो क्या लेंगे, 2x² माइनस 24x जमा 10x, ठीक है। अब देखो 24x और 10x को जब हमने घटाया तो क्या बना हमारे पास, क्या बना बताइए, क्या बना, 24x माइनस के 10x जमा के। 24x में 10x कम हो गए तो 14x रहे, 14x के ही दो पार्ट हैं ये, ठीक है ना। -24x जमा 10x घटा के देखो -14x आएगा। हमने कोई फालतू संख्या नहीं लिखी है यहां समीकरण में। क्यों लिखा, क्योंकि -24x और 10x को जब हम गुणा करेंगे तो बन जाएगा -240x²। बनेगा कि नहीं बनेगा, गुणा करके देखो, 24 धाए 240x², ठीक है। तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल भी -240x² है कि नहीं है। तो इसके पदों का भी गुणनफल क्या है, -240x² है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने गुणनखंड करने का एक तरीका अपनाया, ये अपनाते हैं हम। -120 बराबर है 0, बराबर है 0। अब देखो इन दो संख्याओं में कौन सी कॉमन है, इन दो संख्याओं में, यहां 2x² है, यहां 24x है। 24x में भी 2 छिपा है, x भी छिपा है, यहां 2x² में x छिपा है, यहां के x है तो यहां x ही लेना है हमने कॉमन दोनों में। यहां से 2 लेना है, यहां से भी 2 लेना है, यहां से भी x लेना है, यहां से भी x लेना है। मतलब उसको साझा करके 2x हमने ब्रैकेट लगा दी, 2x को कॉमन ले लिया दोनों संख्याओं से। अब अंदर क्या बच गया, अंदर बचा हमारे पास यहां x बचा। क्यों बचा, क्योंकि 2x को जब x से गुणा करेंगे तो 2x² बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, बनेगा ना। तो ठीक लिया था हमने 2x कॉमन, ठीक लिया था ना, कोई समस्या तो नहीं। अब यहां से भी लिया है हमने 2x, हुए ब्रैकेट लगाइए तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है उसका कॉमन है ये संख्या उस संख्या से भी गुणा होगी जो हम अंदर हम यहां लिखेंगे, और -24x आना चाहिए इसको गुणा करके। तो कौन सी संख्या बची फिर, यहां 24 में से 2 इधर आ गए गुणनफल के, तो 12 बचा। x भी आ गया है तो हमने x नहीं लगाना यहां,
क्योंकि 2x को जब हम 12 से गुणा करेंगे, माइनस के 12 से गुणा करेंगे तो माइनस 24x आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ब्रैकेट बंद कर दो, ये 2x कॉमन आ गया, यहां आ गया x, यहां आ गया -12, एक खंड बन गया यहां 2x इंटू x -12। अब इन दोनों में खंड, इनका भी बनाओ। इन दोनों में क्या, इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है? तो कौन सी संख्या कॉमन नजर आ रही है? मेरे को तो यहाँ 10 नजर आ रहा है, यहाँ 120 है। 120 में भी 10 है, 12 था 120, ये 10x में भी 10 है, x नहीं है यहाँ कॉमन। x है कॉमन यहाँ नहीं है, तो हम क्या लेंगे दोनों में कॉमन? यहाँ 10 जमा का 10, क्या लेंगे? जमा का 10। अंदर क्या बच गया? यहां बच गया x और यहां बच गया -12। क्यों बचा? देखो 10 इंटू एक्स 10x बन गया, बन जाएगा ना। इस 10 को जब हम -12 से गुणा करेंगे तो -120 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे कॉमन लिए जाती हैं संख्याएं, ठीक है। अब बताओ बराबर है क्या आ गया? 0। बराबर क्या आ गया? 0। अब देखिए, अब दोनों पदों में, यहां और यहां दोनों में कॉमन क्या है? x -12 कॉमन है। x -12 यहां भी है, x -12 यहां भी है, ये कॉमन आ गया। अब हमारे पास इसके साथ क्या था? इसके साथ क्या है ऊपर? 2x, तो यहां क्या बचा? 2x। यहां ये और ये तो हमने अब कॉमन ले लिया, पूरा ही खंड कॉमन ले लिया, लिया ना। ये बच गया 2x और ये बच गया जमा करके 10, क्योंकि जब x -12 जो है पूरा खंड 10 से गुणा होगा तो ये आएगा 10 गुणा x -12। अब ये दो खंड बन गए, ये बन गए गुणनखंड, बन गए ना दो गुणनखंड। अब देखो, अब या तो ये 0 है तब ये बराबर 0 है, या तो ये 0 है तब ये बराबर 0 है। अब दोनों में से एक खंड तो 0 होगा ही, ठीक है ना। यदि आपने लिखना, यदि x -12 0 है तो x आ गया आपका, 12 को परे ले जाओ, x बराबर 12, x बराबर क्या आएगा? 12, ठीक है ना। और यहां पर देखो 2x जमा 10 बराबर 0 है, तो 2x आएगा आपका -10 और x आएगा आपका -10 बटा 2, 5 दूनी 10, -5 आएगा, -5 आएगा। अब x या तो 12 है तब ये समीकरण 0 है, या तो x का मान -5 है तब ये दोनों गुणनखंड जो है ये 0 के बराबर तब दिए। तो हमारा प्रश्न ये होता है, या तो x का मान 12 है तो 12 होगा, इसका मान 12 होगा, x का मान 12 है तो ये आधार आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं, इसका मान है आपका 12 में 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कम है ना। 12 - 7 कितना होता है? 5, तो 5 सेंटीमीटर आ गया आपका। जैसे मान लो ये आ गया 12 सेंटीमीटर और ये आ गया 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका लंब। तो देखते हैं अब कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का जोड़ आता है बराबर का नहीं आता है, जांच कर लेनी आपने। तो जांच कैसे करेंगे? आइए जांच कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं जांच। ये देखो, लंब का आधार का स्क्वायर कर दिया 12 का स्क्वायर, जमा लंब का स्क्वायर कर दिया 5 का स्क्वायर। अब देखते हैं ये आता है 13 का स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं आता है। जांच है, जांच हमारा आधार ठीक है कि नहीं ठीक है। 12 बार यो 144 और 5 गुणा 5 होता है 25 और 13 गुणा 13 होता है 169। होता है नहीं होता है? होता है, ठीक है। अब 144 और 25 को जमा करो तो बनता है 169 कि नहीं बनता है? बताओ। 5 और 4 9, 4 और 2 6, 1 का 1, 169 बराबर 169। बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई कि नहीं आई? आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर आया 169 कि नहीं आया? और कर्ण का स्क्वायर तो 169 है ही, 169 है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हुआ, ठीक है। तो हमारा आधार का मान आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंब का मान आया आपका 5 सेंटीमीटर, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, ठीक है। धन्यवाद।